गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में बेटा हमको बात करना है क्लास 12th बायोलॉजी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चनों की बात करना है हमको, जो कि बेटा बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में बेटा मैं आपको 55 मोस्ट इम्पॉर्टेंट 55 क्वेश्चनों को अच्छी तरह से याद कर ले रहे हैं बेटा। तो आपके 8 अति लघुत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा, वो इन्हीं 55 में से सारे क्वेश्चन होंगे। अब हम बात करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमको याद करना है। तो ध्यान से देखिए, पहला जो क्वेश्चन आपको बेटा तैयार करना है वो है आपके पास, अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। अब वो कह रहा है बेटा अनिषेक जनन से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको समझाना। तो हम हेडिंग डालेंगे अनिषेक जनन। तो लिखेंगे बिना निषेचन के मादा युग्मक से नए जीव के बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन क्या है बेटा, कि वो प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के मादा युग्मक नए बच्चे को या नए जीव को बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अनिषेक जनन कहते हैं। उदाहरण के लिए सेब है, नाशपाती है, इनमें जो भी आपका निषेचन होता है बेटा, वो बिना निषेचन के फल इनमें उत्पन्न हो जाता है। अगला क्वेश्चन बेटा जो आपको याद करना है वो है, मंगोलियाई जड़ता क्या है, इसे किसने खोजा था। अब वो कह रहा है बेटा कि मंगोलियाई जड़ता क्या है और इसे किसने खोजा था। तो देखिए मंगोलियाई जड़ता, हेडिंग पड़ेगी हमारी मंगोलियाई जड़ता। लिखेंगे हम लोग बेटा, डाउन सिंड्रोम एक प्रकार का अनुवांशिक विकार है। जो डाउन सिंड्रोम होता है वो एक प्रकार का क्या है बेटा, अनुवांशिक विकार है। इसमें अणुसूत्र के 21वें जोड़े में एक अतिरिक्त अणुसूत्र बढ़ जाने के कारण होता है। और ये जो डाउन सिंड्रोम है ये कैसे होता है कि जो हमारा गुणसूत्र का 21वां जोड़ा होता है, इसमें एक अतिरिक्त गुणसूत्र जुड़ जाता है या बढ़ जाता है, जिसके कारण 46 के स्थान पर 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। जिसके कारण बेटा 46 के स्थान पर आपके कितने हो जाते हैं, 47 गुणसूत्र बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को ही मंगोलियाई जड़ता कहते हैं। इसे त्रिगुण सूत्रा भी कहा जाता है, इसे त्रिगुण सूत्रता भी कहा जाता है। मंगोलियाई जड़ता की खोज सन 1909 ईस्वी में आर्कीबाल्ट गैरोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। इस बात को भी याद रखना कि जो मंगोलियाई जड़ता है या डाउन सिंड्रोम है, इसकी जो खोज है वो सन 1919 में आर्कीबाल्ट गैरोड नामक वैज्ञानिक ने की थी। बस इतना आपको लिख देना है कंप्लीट। भाई इसमें पूछा गया था इसकी खोज किसने की थी। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सेब को एक आभासी फल क्यों कहते हैं, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। अब वो कह रहा है बेटा कि जो सेब है उसको एक आभासी फल क्यों कहा जाता है, सेब को एक आभासी फल क्यों कहा जाता है, पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, और पुष्प जो होता है उसका कौन सा भाग है जो फल की रचना करता है। तो हम लिखेंगे बेटा, सेब में फल का विकास पुष्पासन में होता है। सेब में जो फल का विकास है वो कहाँ होता है बेटा, पुष्पासन में होता है। इसी कारण इसे आभासी फल कहा जाता है, क्योंकि आभासी फल क्या होते हैं, ऐसे फल जिनका विकास पुष्पासन में होता है उन्हें आभासी फल कहते हैं। तो सेब के फल का जो विकास होता है वो पुष्पासन में होता है, इसी कारण से इसको हम लोग बेटा आभासी फल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आभासी फल कहते हैं। अब और पूछ रहा है पुष्प में कौन सा भाग फल की रचना करता है। तो लिखेंगे बेटा पुष्प का निषेचित अंडाशय, कौन सा बेटा, निषेचित अंडाशय फल का निर्माण करता है। यहां तक आपको कोई डाउट मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बेटा, यदि एक द्विरज्जु डीएनए में 20% साइटोसिन है, कोई आपका द्विरज्जु डीएनए है जिसमें 20% आपका साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की प्रतिशतता ज्ञात करना है। कि अगर कोई आपका द्विरज्जु डीएनए है, द्विरज्जु क्या बेटा, डीएनए, इसमें आपका जो साइटोसिन है बेटा, साइटोसिन वो है 20%। तो आपसे कह रहा है बताइए इसमें एडेनिन कितना होगा, इसमें एडेनिन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए लिखेंगे बेटा हम लोग, 4 ग्राफ के नियम के अनुसार डीएनए अणुसूत्र में पायरीमिडी, साइटोसिन और थाइमिन और प्यूरिन, प्यूरिन जिसमें आपका पाया जाता है बेटा एडीन और ग्वानिन, जबकि पायरीमिडीन में पाया जाता है साइटोसिन और थाइमिन का अनुपात बराबर होता है। इन दोनों का अनुपात पिरीमिडीन और प्यूरिन का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। पिरीमिडीन में साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है, जबकि प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन पाया जाता है। इसका मतलब है कि एडेनिन और थाइमिन के अणुओं की संख्या आपस में बराबर होती है। मतलब अनुपात जो होता है बेटा पिरीमिडी और थाइमिन प्यूरिन का अनुपात बराबर होता है। अगर अनुपात बराबर है तो इसका मतलब है कि एडेनिन और थाइमिन अणुओं की संख्या आपस में बराबर होगी, तथा
ग्वानिन और साइटोसिन के अणुओं की संख्या बराबर होगी। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि जितने आपके पास एडेनिन होंगे उतने ही आपके पास थाइमिन होंगे, और जितने आपके पास ग्वानिन होंगे उतने ही आपके पास क्या होंगे, साइटोसिन होंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। तो ग्वानिन है 20%, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा बेटा, 20%। साइटोसिन कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। तो हम लिखेंगे बेटा यदि द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो नियम के अनुसार नियम के अनुसार इसमें 20% ग्वानिन भी होगा। इसमें ग्वानिन कितना होगा बेटा, 20% होगा। हम लिखेंगे डीएनए जो होता है बेटा उसमें होता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन, और डीएनए टोटल है 100%। अब हमें ये पता है कि जो एडेनिन है वो थाइमिन के बराबर होता है। जो एडेनिन है वो किसके बराबर होता है, थाइमिन के। तो अगर थाइमिन की जगह मैं एडेनिन लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये पता है ग्वानिन की जो मात्रा है वो 20% है, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा, 20%। तो यहां से जब हम लोग बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 20 और 20 आपस में मिलकर 40 हो जाएगा, और ए आपस में मिलकर 2a हो जाएगा। ये तो 100 ही रहेगा। अगर मैं 40 को दूसरी तरफ ले आऊं बेटा तो 2a बराबर 100 माइनस 40 बन जाएगा। अब यहां से जब आप 100 में 40 घटा देंगे तो बचेगा 60। यहाँ है 2a, अब a हमें चाहिए तो a को इधर भेज देंगे तो a की मात्रा कितनी आ गई बेटा, 30%। अतः 20% साइटोसिन वाले द्विरज्जुक डीएनए में 30% एडेनिन होगा। इसका मतलब है कि 20% साइटोसिन वाला जो द्विरज्जुक डीएनए होगा उसमें एडेनिन कितना होगा बेटा, 30% होगा। ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन से किसी एक की प्रतिशतता दे देगा और दूसरे की पूछ सकता है। तो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगला क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है। वो आपको कह रहा है कि जो जैव प्रबलीकरण है इसका क्या अर्थ होता है, व्याख्या कीजिए। जैव प्रबलीकरण का क्या अर्थ है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जैव प्रबलीकरण की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो लिखेंगे बेटा उन्नत खाद्य गुणवत्ता को सुधारने के लिए पादप प्रजनन द्वारा ऐसे पादप किस्मों का निर्माण किया जाता है जिसमें खनिज लवण, विटामिन, पूर्ण प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा आदि पदार्थों का पूर्ण मात्रा पाई जाए और स्वास्थ्यवर्धकता का स्तर बढ़ाया जाए। इस प्रक्रिया को जैव प्रबलीकरण कहते हैं। तो जैव प्रबलीकरण कुछ नहीं है, उन्नत खाद्य सुधारों के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि उनके पादप जनन द्वारा ऐसे पादप किस्मों का हमको निर्माण करना है जिनमें खनिज, विटामिन, प्रोटीन, स्वास्थ्यवर्धक वसा आदि भरपूर मात्रा में पाई जाए और वो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। तो इस प्रक्रिया का ही नाम है बेटा जैव प्रबलीकरण। अगर हम उदाहरण की बात करें तो गोल्डन राइस जो कि विटामिन ए से भरपूर होता है। अगर किसी को विटामिन ए की कमी है तो उसको गोल्डन राइस खाना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए। यहां तक कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पुनर्योजन डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन कीजिए। अब वो कह रहा है बेटा जो पुनर्योजन डीएनए तकनीक है उससे आप क्या समझते हैं, इसके कृषि में उपयोग का वर्णन करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा पुनर्योजन डीएनए की कि पुनर्योजन डीएनए क्या होता है। तो देखिए किसी जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ने की प्रक्रिया, किसी एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए के जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा पुनर्योजन डीएनए। उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पुनर्योजन डीएनए कहते हैं। उस प्रक्रिया को हम लोग नाम देते हैं पुनर्योजन डीएनए। तो किसी एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है, किसी एक जीव के डीएनए में दूसरे जीव के डीएनए को जोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसी प्रक्रिया का नाम होता है बेटा पुनर्योजन डीएनए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब वो कह रहा है इसके कृषि क्षेत्र में उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए कृषि क्षेत्र में अगर हम इसके उपयोगों की बात करें हेडिंग डालेंगे पुनर्योजन डीएनए तकनीक का कृषि में उपयोग। पहला तो है बेटा खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि करने में, खाद्य पदार्थों के पोषक स्तर में वृद्धि करने में। अगला है मृदा उर्वरता को क्षीण होने से बचाने में, कि जो मृदा की उर्वरता है उसको कमजोर होने से या खत्म होने से बचाने में। पौधों द्वारा खनिज उपयोग करने की क्षमता बढ़ाने में, जो पौधे हैं वो पृथ्वी से ज्यादा खनिज अपने उपयोग में ले सके इसका स्तर बढ़ाने में। पीड़कनाशी और प्रतिरोधी फसलों के विकास में, पीड़कनाशी और प्रतिरोधी फसलों के विकास में, ये हमारे उसके उपयोग हो गए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं तथा प्लाज्मिड का मुख्य उपयोग क्या है। तो अब आपसे पूछ रहा है बेटा प्लाज्मिड किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मिड की। तो लिखेंगे बेटा जीवाणुओं में उपस्थित मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु के अतिरिक्त उपस्थित छोटे अतिरिक्त गुणसूत्री डीएनए
अणुओं को जिनमें आनुवंशिक सूचना निहित होती है उन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं बेटा? प्लाज्मिड कहते हैं। तो जीवाणुओं में उपस्थित जो मुख्य वृत्ताकार डीएनए अणु है, इसको छोड़ के जो छोटे छोटे अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए अणु पाए जाते हैं जिनमें आनुवंशिक सूचनाएं निहित होती हैं, उन्हीं छोटे छोटे डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहते हैं। उन्हीं छोटे छोटे अणुओं को, डीएनए अणुओं को प्लाज्मिड कहते हैं। और हमसे पूछ रहा है प्लाज्मिड के मुख्य उपयोग, तो हम लिखेंगे बेटा प्लाज्मिड के उपयोग। तो उपयोग क्या है बेटा? पुनर्योजज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। पुनर्योजज डीएनए की क्लोनी प्रतिकृति बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कैंसर पर टिप्पणी लिखिए। किस पर लिखना है बेटा? कैंसर पर आपको टिप्पणी लिखा है। तो कैंसर डिसीज की अगर हम बात करते हैं तो यह एक कष्टदायक रोग है। ये कैसा है बेटा? एक कष्टदायक रोग है जिससे प्रति वर्ष लाखों व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा कैंसर के कारण की, आपका जो कॉज ऑफ कैंसर है या कैंसर क्यों होता है उसकी बात कर लेते हैं। कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों में कार्सिनोगज कहते हैं। जो आपका ऐसा पदार्थ जो कैंसर को उत्पन्न करता है उसको कार्सिनोजन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? कार्सिनोजन कहते हैं। इस बात को याद रखना। भौतिक कारक की अगर बात करें कि कैंसर क्यों होता है, भौतिक कारक कौन कौन से हैं, तो भौतिक कारक में पराबैंगनी किरणें हैं, आयोनाइजिंग विकिरण, एक्सरे है, गामा रे है, ये आपके भौतिक कारण हैं। इनके मनुष्य की बॉडी में अगर ये चीजें टच हो रही हैं, ये प्राप्त हो रही मनुष्य शरीर को, तो वहां पर आपको कैंसर होने के चांस बढ़ जाते हैं। रासायनिक कारण की बात की जाए तो कैडमियम ऑक्साइड हो गया, मस्टर्ड गैस हो गई, कालिक हो गया, सिगरेट का धुआं हो गया, ये सब कैंसर के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैविक कारक की अगर आप बात करते हैं बेटा तो आपका हो जाएगा ओन्कोजेनिन विषाणु। जैविक कारण है ओन्कोजेनिन विषाणु, जबकि आनुवंशिक कारण जो पीढ़ी दर पीढ़ी होता है वो अलग चीज हो गई। अब हम बात करते हैं कैंसर के लक्षण क्या होते हैं। तो देखिए कैंसर के लक्षण की बात करें तो इसमें जो आपका अगर कहीं पर कट फट जाता है, घाव हो जाता है तो जल्दी ठीक नहीं होता है। शरीर के किसी भी भाग में जो है गांठ बनने लगती हैं। शरीर के कई भागों में क्या होता है बेटा? गांठ बनने लगती है। शरीर के किसी तिल और मस्से में अचानक तीव्रता से वृद्धि हो जाती है कि आपके शरीर में अगर कोई तिल या मस्सा है वो अचानक से बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है उसका साइज। शरीर में भार से में निरंतर कमी आती रहती है और कैंसर होने से आपके शरीर में दुर्बलता बनती रहती है और आपका भार लगातार गिरता रहता है। भोजन को निगलने और बोलने में कठिनाई होती है और कैंसर होने पे आपको भोजन को निगलने में और बोलने में बड़ी दिक्कत होती है, कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करते हैं बेटा कैंसर के प्रकार की। कैंसर कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए कैंसर को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा गया है। जो कैंसर है बेटा आपको इसको हमने निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा है। एक है कार्सिनोमा, एक है सकोरमा, एक है ल्यूकीमिया। कार्सिनोमा की अगर बात करें तो ये बेटा कहाँ पे होता है? स्तन कैंसर है, फेफड़ों में जो कैंसर होता है उसको हम लोग बेटा बोलते हैं कार्सिनोमा। उसको क्या बोलते हैं? कार्सिनोमा। अगर हम बात करें सार्कोमा की तो ये होता है बेटा अस्थि कैंसर है, लसिका गांठों का कैंसर है, अग्नाशय का कैंसर है, त्वचा का कैंसर, ये सब आपके सार्कोमा में आते हैं। ल्यूकीमिया की अगर बात करें तो जो आपका कैंसर बेटा रुधिर में की कोशिकाओं में हो जाता है उसको ल्यूकीमिया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? ल्यूकीमिया कहते हैं। ये आपका कैंसर भी पूरी टिप्पणी हो गई। अब हम बात करते हैं बेटा जाति की परिभाषा लिखिए, इसके 2 लक्षण लिखिए। आपको जात की परिभाषा लिखना है कि जात क्या है और इसके 2 आपको लक्षण बताना है। तो देखिए जात की अगर मैं बात करता हूं तो समान जीवधारियों के उस समूह को जाति कहते हैं जो प्रकृति में परस्पर जनन करके प्रजनन योग्य संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें जाति कहते हैं। जाति क्या है? समस्त वो जीवधारी, उस समूह के जीवधारी जो आपस में प्रजनन करके प्रजनन योग्य संतान को उत्पन्न करते हैं, उन जीवधारियों को एक ही जाति का माना जाता है। क्या माना जाता है बेटा? एक ही जाति का। अब बात करते हैं बेटा हम जाति के लक्षण की कि जाति के कौन कौन से लक्षण है। तो देखिए जाति वर्गीकरण की मूल इकाई है। यह जीन पूल साझा करती है। ये क्या साझा करती है बेटा? जीन पूल को। एक जाति के सदस्यों को अन्य जाति के सदस्यों से आकार की लक्षणों के आधार पर एक दूसरे से पृथक करते हैं। और जो एक जाति के सदस्य हैं उनको दूसरे जाति के सदस्यों से कैसे हम लोग जानते हैं कि ये दूसरे जाति के हैं? तो उसके लिए हम आकार की लक्षणों के आधार पर उनको एक दूसरे से अलग समझते हैं। अब आते हैं बेटा अगला क्वेश्चन नंबर 10 में कि देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है बेटा बायोपाइरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए। किस पर बेटा? बायोपाइरेसी पर उदाहरण सहित टिप्पणी लिखिए तथा जैव एका अधिकार बायोपेंटेट क्या है। अब आप जो कह रहा है कि
बायोपायरेसी का पहले उदाहरण से टिप्पणी लिखना है, फिर आप ये बताना है कि जैव एकाधिकार बायोपेंटेड क्या है। तो देखिए बायोपायरेसी की पहले बात कर लेते हैं कि बायोपायरेसी क्या है। तो देखिए आज विश्व में बहुत से ऐसे संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां आ गई हैं जो किसी देश विशेष में पाए जाने वाले जैविक संसाधनों का बिना किसी अधिकार के दोहन कर रही हैं। इसे ही बायोपायरेसी कहा जाता है। विश्व में बहुत सारी ऐसी कंपनियां या संगठन हैं जो किसी भी देश में पाई जाने वाली जैविक संसाधनों को बिना किसी अधिकार के उनको लगातार खत्म कर रही है, उनका दोहन कर रही है, और इसी प्रक्रिया का नाम है बायोपायरेसी। अगर हम बात करें बेटा उदाहरण की, किसकी बात करते हैं, उदाहरण की, तो देखिए अमेरिका कंपनी द्वारा भारतीय धान की एक किस्म से नई किस्म विकसित कर बासमती पर एकाधिकार प्राप्त किया गया। यह जैव डकैती का उदाहरण है। जो अमेरिका कंपनी है भारतीय धान की एक किस्म नई किस्म को विकसित कर किया है जिसे हम बासमती कहते हैं और उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसी को जैव डकैती कहा जाता है। अब हम बात करते हैं जैव एकाधिकार की कि जैव एकाधिकार क्या होता है। देखिए किसी देश की सरकार द्वारा किसी जैविक वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार जो अन्य व्यक्ति संसाधन को इस खोज के व्यवसायिक उपयोग से रोकता है उसे जैव एकाधिकार कहते हैं। कि किसी देश की सरकार द्वारा किसी जैविक वस्तु अथवा सेवा के खोजकर्ता को दिया जाने वाला वह अधिकार कि अब इस विषय पर कोई दूसरा व्यक्ति या कोई दूसरी संस्थान खोजबीन नहीं करेगी, उसको खोज करने से रोक दिया जाए, तो उसी को बोलते हैं जैव एकाधिकार। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है बेटा पारजीनी जीवाणु से क्या तात्पर्य। अब वो कह रहा है कि बेटा जो पारजीनी जीवाणु है इससे क्या तात्पर्य होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है पारजीनी जीवाणु के विषय में। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा पारजीनी जीवाणु। लिखेंगे ऐसा जीवाणु जिनके डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक बाह्य जीन व्यवस्थित होता है जो पारजीनी जीवाणु कहलाता है। जैसे पारजीनी ई कोलाई जीवाणु की सहायता से मानव इंसुलिन तैयार करता है। पारजीनी जीवाणु क्या होते हैं, ऐसे जीवाणु जिनके डीएनए में अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक बाह्य जीन व्यवस्थित होता है, जो अपनी अभिव्यक्ति करने वाला एक बाह्य जीन व्यवस्थित होता है जो पारजीनी जीवाणु कहलाते हैं। और वो जीवाणु क्या कहलाते हैं बेटा, पारजीनी जीवाणु कहलाते हैं। जैसे पारजीनी ई कोलाई जीवाणु की सहायता से, पारजीनी ई कोलाई एक जीवाणु होता है जिसकी सहायता से मानव इंसुलिन को तैयार करता है। ठीक है, ये हो गया पारजीनी जीवाणु। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता का महत्व समझाइए। अब वो आपसे कह रहा है कि जो जैव विविधता है इसके महत्व को आपको समझाना है कि जैव विविधता क्या होती है। तो देखिए जैव विविधता जीवों का मिश्रण है। किसी स्थान पर जैव विविधता में अनेक प्रकार के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव आदि पाए जाते हैं। जैव विविधता जीवों का एक मिश्रण है। किसी स्थान पर जैव विविधता से अनेक प्रकार के पौधे, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जितने जीव उतनी भिन्नताएं एवं उतने ही उनमें आनुवंशिक लक्षण होते हैं। जैव विविधता पारिस्थितिकी और खाद्य जाल निर्मित करता है। जो जैव विविधता है यही आपके पारिस्थितिकी और खाद्य जाल को निर्मित करता है। स्तनधारी पक्षी, मत्स्य, मेढक, जीवाणु, विषाणु आदि जैव विविधता में समाहित आते हैं। तो ये होगी बेटा जैव विविधता का महत्व। अब हम बात करते हैं जैव विविधता के महत्व की। पहले तो हमने बात कर दी कि जैव विविधता होती क्या है। तो देखिए उद्योगों हेतु कच्चा माल तैयार करने में हमारी जैव विविधता मदद करती है। घरेलू उपयोग की वस्तुओं को प्राप्त करने में, ऑक्सीजन की पूर्ति करने में, विभिन्न प्रकार के तेल और औषधियों को आपूर्ति में, पर्यावरण के संतुलन में, आय के स्रोत में, भोजन के स्रोत में, इन सभी जगह हमारा जो है जैव विविधता उपयोग में लाई जाती है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। देखिए वो क्या कह रहा है। वो आपसे कह रहा है बेटा अपूर्ण प्रभाविता तथा सह प्रभाविता में विभेद स्पष्ट कीजिए। अब वो कह रहा है कि जो बेटा अपूर्ण प्रभाविता होती है तथा सह प्रभाविता होती है, इन दोनों में आपको विभेद स्पष्ट करना है। तो देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा अपूर्ण प्रभाविता की, तो लिखेंगे बेटा संतति दो जनकों से मिलती जुलती नहीं होती तथा एक नई तीसरा लक्षण उत्पन्न होता है जो दोनों जनकों से मिलता जुलता तथा इनके बीच का होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। और हमसे क्या पूछा, अपूर्ण प्रभाविता के साथ साथ सह प्रभाविता। तो देखिए सह प्रभाविता क्या होती है, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालता है तो उसे सह प्रभाविता कहते हैं। तो सह प्रभाविता क्या है बेटा, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा, सह प्रभाविता कहते हैं। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है
प्लेसेंटा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। जो प्लेसेंटा है इसके विषय में आपको बताना है, तो हम लिखेंगे बेटा प्लेसेंटा के विषय में। अपरा एक संयुक्त संरचना है। अपरा जो है बेटा एक क्या है, संयुक्त संरचना है, जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण का गर्भाशय से संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायता करता है। तो अपरा एक संयुक्त संरचना है। पहली बात याद रखना कि अपरा जो है बेटा एक संयुक्त संरचना है, जो स्तनियों के गर्भ में भ्रूण और गर्भाशय की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से जोड़ने में सहायक होता है। अपरा भ्रूण के विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। अपरा भ्रूण जो है वो विकास में निम्नलिखित कार्य करता है। कौन कौन से करता है उसकी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा भ्रूण के पोषण में, श्वसन में, उत्सर्जन में, हार्मोन्स के स्रावण में, इन सब में आपका जो अपरा भ्रूण है वो कार्य करता है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए, कि जो परागण है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए परागण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बेटा सेल्फ पोलिनेशन और एक होता है क्रॉस पोलिनेशन। एक होता है सेल्फ पोलिनेशन और एक क्या होता है बेटा, क्रॉस पोलिनेशन होता है। तो अगर हम बात करते हैं बेटा सेल्फ पोलिनेशन की, तो देखिए जब परागण कर एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे या एक ही पुष्प के परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इस घटना को स्वपरागण कहते हैं। जब परागण कण एक ही पादप के एक पुष्प से दूसरे पुष्प या एक ही पुष्प के परागण वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसे स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन के भी बेटा दो प्रकार होते हैं, ऑटोजेमी और होमोलैक्सस पॉलिनेशन, ठीक है, जिसे हम स्वयुग्मन या सजात पुष्पी कहते हैं। तो जो आपके स्वपरागण है वो भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोजेमिनी और एक होता है होमोलैगोसस पॉलिनेशन। अब आगे बात करते हैं बेटा पर परागण की, कि पर परागण क्या होता है। तो देखिए पर परागण क्या कहता है कि जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, जब किसी एक पादप के परागकण दूसरे पादप के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है बेटा, पर परागण। अगर हम बात करते हैं पर परागण के प्रकार, तो पर परागण माध्यम के आधार पर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, जंतु परागण, पक्षी परागण, जंतुकी परागण, ये सब आपके पर परागण के प्रकार होते हैं। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, अब अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि एल्कोहल दुरुपयोग के कुप्रभाव क्या है, कि एल्कोहल के दुरुपयोग के कुल प्रभाव क्या है उनके विषय में हमसे पूछ रहा है। तो हम हेडिंग डालेंगे बेटा एल्कोहल के कुप्रभाव। तो लिखेंगे एल्कोहल का सेवन करने से चेतना शून्य हो जाती है, व्यक्ति का शरीर पर नियंत्रण नहीं रहता है, एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत खराब हो जाता है। तो एल्कोहल के कुप्रभाव ये हो गए बेटा कि एल्कोहल का सेवन करने से जो चेतना है वो शून्य हो जाती है, व्यक्ति का शरीर में नियंत्रण नहीं रहता है, एल्कोहल के सेवन से शरीर का यकृत खराब हो जाता है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जैव विविधता हॉट स्पॉट से क्या आशय है। अब वो कह रहा है कि जो जैव विविधता हॉट स्पॉट है इससे क्या आशय है। तो हम लिखेंगे बेटा एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। एक ऐसा जैव भौगोलिक क्षेत्र जहां पर्याप्त मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 की, कि क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। देखिए वो आपसे कह रहा है टर्नर और क्लाइजेनफेक्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो हम लिखेंगे बेटा टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, जबकि क्लाइनफेक्टर में गुणसूत्रों की संख्या 47 होती है। तो याद रखना बेटा टर्नर सिंड्रोम में 45 होती है और क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम में 47 होती है। इन गुणसूत्रों की संख्या याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है आईवीएफ तथा जीआईएफटी का पूरा रूप या पूरा नाम लिखिए। तो आईवीएफ का पूरा नाम होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जबकि जीआईएफटी का पूरा नाम होता है गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर पूरा नाम होता है। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। देखिए वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है बेटा निकेत को परिभाषित कीजिए। निकेत को परिभाषित करना है कि निकेत क्या होता है। तो देखिए निकेत की अगर हम बात करें बेटा वह विशेष प्रक्रिया परिवेश का स्थान जहां जीव अपने जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है निकेत कहलाता है। कि वह विशेष प्राकृतिक परिवेश या स्थान जहां पर जीव जीवी संबंधों तथा भौतिक पर्यावरण में रहता है उसे निकेत कहा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कह रहा है कि आरडीएनए में आर का क्या मतलब होता है। तो आरडीएनए में आर का मतलब होता है पुनः संयोजक। आर का मतलब क्या होता है बेटा, पुनः संयोजक।
यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। किस पैथोजन के कारण हाथी पांव रोग होता है? यह पैथोजन किस संघ से संबंधित है? अब वो कह रहा है बेटा किस पैथोजन के कारण जो हाथी पांव रोग होता है और ये किस संघ से संबंधित। लिखेंगे बेटा हाथी पांव निरमेटोड़ा का परजीवी बाउचेरिया बैक्राफ्टी के संक्रमण से होता है। तो ये बेटा किससे होता है? तो संघ का नाम है निरमेटोड़ा। संघ का क्या नाम है बेटा? निरमेटोड़ा। और इस संघ में पाया जाता है एक परजीवी बाउचेरिया। क्या पाया जाता है बेटा? बाउचेरिया। बाउचेरेरिया उसके बैक्राफ्टी के संक्रमण से ये आपका होता है हाथी पांव रोग। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेंडल के मटर में के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? जो मेंडल था उन्होंने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था? तो लिखेंगे मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी, कितने जोड़ी बेटा? 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। जो मेंडल है वो मटर के पौधों में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? तो याद रखना बेटा 7 जोड़ी। कितने जोड़ी बेटा? 7 जोड़ी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि टेप्रिटम कहाँ स्थित होता है? कि जो टेपिटम है वो कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य होता है? तो देखिए टेपिटम जो है वो पराग कोष में स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है बेटा? पराग कोष में। टेपिटम की अगर मैं कार्य की बात करूं तो टेपिटम पराग कण का पोषण करती है, इसका विकास करती है। और टेपिटम क्या करती है बेटा? पराग कण का पोषण करती है और उसका विकास करती है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। देखिए वो क्या कह रहा है। अब देखिए बेटा अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है पात्रे निषेचन को संक्षेप में लिखिए। कि जो पात्रे निषेचन है ये क्या होता है, इसको संक्षेप में आपको लिखना है। तो हेडिंग पड़ेगी बेटा पात्रे निषेचन। तो देखिए यह निषेचन की एक कृत्रिम विधि है। पहली बात याद रखना जो पात्रे निषेचन होता है बेटा ये निषेचन की एक कृत्रिम विधि होती है जिसमें किसी महिला के अंडाशय से जुड़े किसी महिला के अंडाशय से अंडे निकालकर उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है जिसके बाद गर्भाशय में रख दिया जाता है। इसे विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहा जाता है। पात्रे निषेचन का नाम होता है बेटा विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो इसमें क्या होता है किसी भी महिला के अंडाशय से अंडे को निकाल लिए जाते हैं बेटा। क्या कर दिया जाता है? अंडों को निकाल करके उसका संपर्क शुक्राणुओं से कराया जाता है। इसके बाद इन शुक्राणुओं के संपर्क में आए हुए अंडों को गर्भाशय में पुनः रख दिया जाता है। इसी प्रक्रिया का नाम होता है विट्रो फर्टिलाइजेशन या पात्रे निषेचन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। वो कह रहा है आरएनए एवं डीएनए की शर्करा में क्या अंतर होता है? अब वो कह रहा है कि जो आरएनए होता है उसकी शर्करा और डीएनए की शर्करा इन दोनों में क्या अंतर होता है, इसके विषय में आपसे पूछ रहा है कि आरएनए और डीएनए की शर्कराओं में क्या अंतर होता है। तो लिखेंगे डीएनए में जो होता है बेटा वो पाई जाती है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। डीएनए में कौन शर्करा पाई जाती है बेटा? डी ऑक्सी राइबोस शर्करा। जबकि आरएनए में पाई जाती है सिर्फ और सिर्फ राइबोस शर्करा। तो डीएनए और आरएनए की जो शर्करा है उनमें अंतर यह है कि डीएनए में पाया जाता है डी ऑक्सी राइबोस शर्करा जबकि आरएनए में केवल पाई जाती है बेटा राइबोस शर्करा। तो ये आपका अंतर हो गया। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? अब वो कह रहा है कि जो भारत है यहाँ पर हरित क्रांति के रूप में हम किसको जानते हैं? हरित क्रांति के रूप में हम किसको जानते हैं? तो लिखिए एम.एस. स्वामीनाथन को भारत की हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के रूप में कौन जाना जाता है? तो याद रखना बेटा एम.एस. स्वामीनाथन। किसको जानते हैं बेटा? एम.एस. स्वामीनाथन को जानते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है मेंडल के प्रभाविता नियम का वर्णन करना है। कि जो मेंडल है इनके प्रभाविता नियम को आपको वर्णित करना है कि इनका प्रभाविता नियम क्या होता है। तो देखिए मेंडल की अगर हम बात करते हैं कि मेंडल का प्रभाविता नियम क्या है। तो मेंडल का प्रभाविता नियम यह एक संकर संकरण है जिसे एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकरण कराया जाता है। जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षणों का संकर कराया जाता है। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकरण कराते हैं तो प्राप्त संतति को प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं जिसे मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। तो यह एक संकर संकरण है जिसमें एक जोड़ी विरोधी लक्षणों को लेकर किनको लेकर विरोधी लक्षणों को लेकर संकरण कराया जाता है। जब प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को लेकर संकर कराते हैं तो प्राप्त संतान का प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं। तो प्राप्त संतान में प्रभावी लक्षण प्रदर्शित होते हैं जिसे मेंडल का प्रभाविता नियम कहते हैं। यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। अब वो आपसे कह रहा है बेटा प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु
प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखिए कि जो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने के लिए प्रारंभ कूट और प्रथम अमीनो अम्ल का नाम लिखना है। तो प्रोटीन संश्लेषण को प्रारंभ करने हेतु प्रारंभ कूट होता है अग एग AUG, ठीक है, तथा प्रथम अमीनो अम्ल होता है मिथियोनाइन। क्या होता है बेटा? मिथियोनाइन। प्रथम अमीनो अम्ल होता है बेटा मिथियोनाइन, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि बीटी कपास, कौन बेटा? बीटी कपास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है कि बीटी कपास क्या होता है, इस पर आपको बेटा संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं बेटा बीटी कपास, इसकी बात करते हैं बेटा बीटी कपास की, तो देखिए जैव प्रौद्योगिकियों द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये पादप जातियां पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है जो वैसिलस यूरिंज एंजिसिस नामक जीवाणु में से बना होता है। इस प्रकार से की फसलों को बीटी फसल कहा जाता है। बीटी फसल क्या है कि जो जैव प्रौद्योगिकी है वो अब ऐसी फसलों की तैयार कर रहा है या उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है जिसमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती। ये पादप जातियां खुद में पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बीटी एक प्रकार का प्रतिविष है। क्या है बेटा? प्रतिविष है जो बैसिलस यूरिंज एनिसिस नामक जीवाणु से बना होता है। इस प्रकार की फसलों को बीटी फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, बीटी तंबाकू आदि। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 हम आपसे क्या कह रहा है बेटा, सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होती है। अब वो आपसे कह रहा है बेटा सक्रिय तथा निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या होता है। तो देखिए हम लिखेंगे बेटा सक्रिय प्रतिरक्षा, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। तो सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है बेटा कि जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है, जब परपोषी प्रतिजनों का सामना करता है तो उसके शरीर में प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। तो उसके शरीर में बेटा क्या पैदा होते हैं? बेटा प्रतिरक्षी पैदा होते हैं। तो इस प्रकार का प्रतिरक्षा सक्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। अब हम बात करते हैं बेटा निष्क्रिय प्रतिरक्षा की। निष्क्रिय प्रतिरक्षा क्या है? जब शरीर की रक्षा के लिए बने बनाए प्रतिरक्षी सीधे ही शरीर को दिए जाते हैं। जब हम शरीर में बने बनाए प्रतिरक्षी को सीधे शरीर को दे देते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। यानी कि आपका ये है कि अगर सक्रिय प्रतिरक्षा शरीर के अंदर बनते हैं, जबकि जो प्रतिरक्षी हैं अगर उनको सीधे सीधे शरीर को दिया गया तो उन्हें निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे, और जो शरीर के अंदर बनते हैं उन्हें सक्रिय प्रतिरक्षा कहेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 32 की। क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए परागण क्या होते हैं, पौधों में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखना। अब क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है कि परागण क्या होते हैं, पौधे में परागण के प्रकार पर टिप्पणी लिखना है। तो देखिए परागण किसी पुष्प के पुंकेसर से जुड़ी पुष्प या उसी जात के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तथा परागकण में पहुंचने की प्रक्रिया का नाम होता है परागण। परागण क्या है बेटा? किसी पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प या उसी जाति के किसी अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र तक पराग कणों के पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्या कह रहा है। अब वो कह रहा है आपसे बेटा फाइलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम लिखना है। जो फाइलेरिया रोग है इसका रोग कारक का क्या नाम होता है। तो फाइलेरिया रोग के रोग कारक जंतु का वैज्ञानिक नाम होता है बाउचेरिया बैक्रोफेटाई। बैक्रोफेटाई क्या होता है बेटा? बैक्रोफेटाई होता है। तो याद रखना बेटा फाइलेरिया रोग का जो रोग कारक जंतु वैज्ञानिक नाम है बाउचेरिया बैक्रोफेटाई है। किन्हीं दो जैव विविधता तप्त स्थलों के नाम लिखना है। तो एक है पूर्वी हिमालय, एक है पश्चिमी घाट। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन, अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या तात्पर्य है। किसका बेटा? सर्टोली कोशिकाओं को। तो देखिए लिखेंगे हम लोग मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का कार्य। मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं के निम्नलिखित कार्य होते हैं। नंबर 1, सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होती हैं। जो आपकी सर्टोली कोशिकाएं होती हैं ये शुक्राणु जनन के लिए जरूरी होती हैं। ये कोशिकाएं शुक्राणुओं के विकास को नियंत्रित करती हैं। दूसरी बात याद रखना, ये जो कोशिकाएं होती है ये शुक्राणुओं के विकास को नियंत्रित करती हैं और उन्हें परिपक्व शुक्राणुओं में बदलती हैं। दूसरा इसका उपयोग ये होता है बेटा कि सर्टोली कोशिकाएं शुक्राणु जनन के दौरान रोगाणु कोशिकाओं को
शारीरिक सहायता देती हैं। ये कोशिकाएं रक्त वृषण अवरोध बनाती हैं और शुक्राणु जनन के लिए पोषक प्रदान करती हैं, पोषक तत्व प्रदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 की अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है डीएनए अणु में कौन सा एंजाइम तोड़ता है। जो डीएनए अणु होता है इसको कौन सा एंजाइम तोड़ता है? तो डीएनए अणु को तोड़ने का काम रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लिक ये एंजाइम करता है। कौन करता है बेटा? रेस्ट्रिक्शन एंड्रोन्यूक्लिएज एंजाइम करता है। अगला है डीएनए के 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयों के नाम लिखना है। तो डीएनए की 4 न्यूक्लियोटाइड इकाइयां होती हैं बेटा एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो याद रखना बेटा कि जो आपकी डीएनए की 4 न्यूक्लियोटाइड होती हैं उनके नाम होते हैं एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 38 की। किसकी बात करते हैं बेटा? क्वेश्चन नंबर 38 की। देखिए वो क्या कह रहा है, मच्छरों में होने वाले किसी एक रोग का नाम लिखिए तथा इसके रोकथाम के उपाय का वर्णन कीजिए। अब वो कह रहा है मच्छर से होने वाले एक रोग का नाम लिखिए। देखो मच्छर से होने वाले एक बीमारी का नाम है मलेरिया और उसके रोकथाम के उपाय। तो मलेरिया के रोकथाम का उपाय क्या है? खुले पानी की जगहों को ढककर रखें। जो खुली पानी की जगह है उनको क्या करें बेटा? ढककर रखें। पानी की सतह पर तेल डाल दें जिससे मच्छरों के लार्वा सांस ना ले सके, जिससे मच्छरों का जो लार्वा है वो सांस ना ले सके। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, निषेचन के बिना फलों के विकास को वानस्पतिक भाषा में क्या कहते हैं? तो निषेचन के बिना फलों के विकास को वनस्पतिक भाषा में अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनिषेक फलन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? अनिषेक फलन कहते हैं। अगला है बेटा कि पुष्प में दल का क्या कार्य होता है। जो पुष्प है उसमें दल का क्या कार्य होता है? तो लिखेंगे बेटा पुष्प में दल पराग कर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। तो पुष्प में दल क्या करते हैं? परागण कर्ताओं को आकर्षित करके परागण में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत क्या कहलाती है? इसका महत्व क्या है? अब वो कह रहा है बेटा कि जो लघु बीजाणुधानी है इसकी सबसे भीतरी परत क्या है कहलाती है और इसका महत्व क्या है? तो लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत को टेपिटम कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? टेपिटम कहते हैं। यह विकसित होने वाले लघु बीजाणु को पोषण प्रदान करती है। और ये क्या करती है बेटा कि जो विकसित होने वाले लघु बीजाणु है उनको पोषण प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कीट द्वारा परागित पौधों का नाम लिखिए। तो कीट द्वारा जो परागित पौधे होते हैं वो होता है आख होता है, सालविया होता है, पीपल होता है, गूलर होता है, अंजीर आदि। ये सब कीट द्वारा परागित पौधे होते हैं। अब हम बात करते हैं आसंग जनन क्या है? आसंग जनन क्या है? तो देखिए बिना अर्धसूत्री विभाजन तथा संयुग्मन के बिना जननिक प्रजनन को का विकास असंगजनता कहलाता है। ठीक है, तो ये इसकी परिभाषा, इसको याद कर लेना है बेटा आपको। अब हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो लीडिंग कोशिकाओं का कार्य नर लिंग हार्मोन्स एंड्रोजेंस को रक्त से स्रावित करना होता है। अगला है बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गैमोडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो देखिए अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गैमोडोट्रोपिन हार्मोन्स हैं। अब देखिए बेटा अब वो कह रहा है अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स के नाम लिखना। तो लिखेंगे बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित दो गोमेंडोट्रोपिन हार्मोन्स। तो पहला है बेटा ल्यूटिनानाइजिन हार्मोन्स और अगला है फालिकिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये दो आपके हार्मोन्स होते हैं जो अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है यौन संचारित संक्रमण को रोकने के लिए दो नियमों का उल्लेख कीजिए कि जो यौन संचारित संक्रमण है उनको रोकने के लिए दो नियम कौन कौन से? पहला है अनजाने व्यक्ति से लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। किसी अनजाने व्यक्ति के साथ लैंगिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। सहवास के समय हमेशा कंडोम का प्रयोग करना चाहिए। तो ये दो संचारित संक्रमण को रोकने के लिए इन दो नियमों का पालन करना चाहिए बेटा आपको। अगला है गिफ्ट प्रक्रिया क्या है? तो देखिए दाता से अंडाणु लेकर किसी स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को गिफ्ट कहते हैं। तो गिफ्ट क्या है बेटा कि जो आपका अंडाणु है उनको लेकर के किसी स्त्री के फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करने की जो प्रक्रिया है उसको हम लोग गिफ्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कितने लक्षणों का चुनाव किया? किन्हीं दो लक्षणों के नाम लिखिए। तो देखिए मेंडल ने अपने प्रयोग में 7 प्रभावी अप्रभावी लक्षणों का चुनाव किया। दो लक्षणों के नाम लिख देना किन्हीं भी। तो एक है बीज का रूप गोल अथवा झुर्रीदार होना, बीज पत्र का रंग नीला अथवा हरा होना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात कर लेते हैं।
अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वंशागत ऐसे 2 लक्षण लिखिए जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित ना हो। तो लिखेंगे बेटा सिकिल सेल एनीमिया तथा गंजापन मनुष्य के वंशागत होने के वाले लक्षण हैं। इनके जीन्स लिंग गुणसूत्र पर स्थित नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, वंशागति का क्रोमोसोमवाद किसे ने दिया है। जो वंशागति है उसका क्रोमोसोमवाद किसने दिया। तो लिखेंगे बेटा बाबरी तथा सटन नामक वैज्ञानिकों ने सन 1902 ईस्वी में वंशागति का गुणसूत्री मत प्रतिपादित किया था। तो याद रखना वंशागति का क्रोमोसोमवाद या गुणसूत्री मत किसने प्रतिपादित किया था। तो बाबरी तथा सटन नामक वैज्ञानिक ने। कब किया था, 1902 में। अगला क्वेश्चन है आपके पास बेटा डीएनए टेम्पलेट तथा आरएनए संश्लेषण की क्रिया क्या कहलाती है। तो डीएनए टेम्पलेट पर आरएनए संश्लेषण की क्रिया लिप्यंतरण अथवा अनुलेखन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, अनुलेखन कहलाती है। अगला है बेटा जाति तथा जाति वृत्ति से आप क्या समझते हो। तो देखिए प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। प्राकृतिक रूप से आपस में प्रजनन करने वाले जीवों के समूह को जाति कहते हैं। किसी जीव के विकासी इतिहास को जाति वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जाति वृत्त कहते हैं। अगला क्वेश्चन किस वैज्ञानिक ने अपने प्रयोग में चिंगारी वियुक्त उपकरण का उपयोग किया था। तो याद रखना स्टैनले मिलर ने अपने प्रयोग में चिंगारी विमुक्त उपकरण का प्रयोग किया था। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो याद रखना बेटा योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। योग्यतम की उत्तरजीविता का विचार हर्बर्ट स्पेंसर ने प्रस्तुत किया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है पेंजेनेसिस का सिद्धांत और पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो याद रखना बेटा पेंजेनेसिस का सिद्धांत डार्विन ने 1868 ईस्वी में तथा पुनरावृत्ति का सिद्धांत अर्नेस्टे हेकले ने 1868 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो आज की इस क्लास में बेटा मैंने आपको 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट अगु लघु त्रि टाइप के क्वेश्चनों को करा दिया है। बस इन 55 क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए। इसके बाहर से कोई भी अति लघु त्रि प्रश्न आपको नहीं बनेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।